हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका साइंस 1 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। हमने पता है लास्ट क्लास मतलब अपने 8th क्लास में मैटर क्या होता है वो पढ़ा था। क्या होता है मैटर? रिकॉल करो क्या होता है मैटर। क्या होता है मैटर? क्या होता है? मैटर होता है जिसके पास होता है मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम मतलब शॉर्ट में गए तो जिसके पास मास और वॉल्यूम मतलब डेंसिटी होता है वो आपका मैटर होता है। ये बुक, ये टीवी, ये बोर्ड, ये चौक, ये मार्कर सब मैटर है क्योंकि उनके पास मास और वॉल्यूम है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही है आपका मैटर। इस क्लास में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर की। भैया मेजरमेंट ऑफ मैटर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए जुड़े रहो मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या लिखा है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊँ तो देखो, एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका क्लोरीन। जब ये दोनों एटम कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे HCl। मतलब कि ये लॉ हमें बोलता है कि अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सेम होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी पढ़ लो, ये याद रखना। ये डेफिनेशन द कंपोजिशन नहीं, ये डेफिनेशन नहीं, आपको है ना वो शॉर्ट में आप लिख सकते हो। द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, है ना? चेंज करता है। पहले हाइड्रोजन था, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है फायर को, पर अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें स्पेसिफिक प्रपोर्शन में तो आपका बनेगा H2O। H2O माने वाटर। भी वाटर तो आग को बुझाता है, यही तो बात है। केमिकल कॉम्बिनेशन में कंपोजिशन चेंज होता है, ठीक है? तो सब्सटेंस यूज्ड एंड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन आर इक्वल, है ना? जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, अभी ये दो एलिमेंट है, रिएक्शन किया, जो ये बना वो भी इसके बराबर ही है, मतलब ये लॉ फॉलो कर रहे हैं। दिस वे साइंटिस्ट कैन राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि H हाइड्रोजन क्लोरीन, इसको कंबाइन करके क्या बनते हैं? HCl बन सकता है। वैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना? नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो टाइम नहीं है, चलो नोट कर लिया? समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपना दूसरा लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये क्या बोलता है। ये लॉ बोलता है कि अगर सपोज करते हैं मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमको H2O का एग्जांपल, H2O, ठीक है ना? अभी हाइड्रोजन का मास क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका मास 1 होता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन का मास होता है 1। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का मास अभी नहीं, हाइड्रोजन का होता है वो एटॉमिक मास मतलब क्या बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, है ना? तो अगर हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो
मॉलिक्यूलर मास बनेगा 1 इंटू 2, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अभी आप सी का वाटर लो, रिवर का वाटर लो, पीने का पानी लो, कोई भी पानी ले लो, उसका ये जो मैटर का जो कंजर्वेशन होगा वो 18 होगा, वो कंजर्व्ड होता है, इससे आगे नहीं होगा नहीं पीछे होगा। ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग एन रिएक्शन द मास ऑफ मैटर यूज इज इक्वल टू द मैटर न्यूली फॉर्म। मतलब अगर ये दोनों का मास 18 है, ये दोनों का मिला के मास 18 है, दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन, तो जो वाटर बनेगा उसका भी मास 18 ही होगा। ठीक है। द वेट ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने बोला HCl में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू HCl। तो अभी जो ये हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है वो आपके क्या है, वो आपके हैं रिएक्टेंट्स। क्या है वो आपके, वो है आपके रिएक्टेंट्स। और जो ये HCl फॉर्म हुआ वो है आपका प्रोडक्ट, वो है आपका प्रोडक्ट भैया। इन 1785 एंटोनी लेवॉइजर स्टेट दिस वर्ड। नाम याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि 1785 में एंटोनी लेवॉइजर ने ये लॉ स्टेट किया। नोट करो, नोट करो, नोट करो, फटाफट फटाफट नोट किया, नोट किया, नोट। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में दे देना। मैं आपको सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो आपकी मर्जी, पर मैं इतना बोलूँगा कि अपने एक दोस्त को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये एजुकेशन हर जगह पहुँचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटोनी लेवॉइजर की इंफॉर्मेशन दी है 1743 to 1794। फ्रेंच साइंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री के फादर भी कहलाते हैं बेटा। उन्होंने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन किया, शो दैट मैटर कंबाइंड विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। हम जो पढ़ रहे हैं कंबशन ऑक्सीजन से होता है, वो इन्होंने ही बताया था। वो केमिस्ट्री के क्या है, फादर है। Was the first to use accurate weighing techniques to weigh reactants and products। वो हम आगे पढ़ेंगे। Discover that water is made up of hydrogen and oxygen, ये भी उन्होंने ही किया। Assigned systematic names to the compounds, compounds के नाम भी भैया इसने ही दिए। Author of the first book on modern chemistry, भाई इन्होंने बुक भी लिखी है मॉडर्न केमिस्ट्री पर। Studied the elements such as oxygen, hydrogen, उन्होंने एलिमेंट्स एग्जाम्पल भी दिए, उनको स्टडी भी की है। फर्स्ट राइटर ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, हमने पढ़ा था कि इन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने लिखा भी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, इसे याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बोला वो कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना बेटा। वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है कि जो प्रपोर्शन होता है एलिमेंट्स का, जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो जो उनका स्पेसिफिक प्रपोर्शन होता है वो रहता है कांस्टेंट। तो यही इस लॉ में बताया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था H2O का, है ना, H2O का एग्जांपल दिया था ना। तो हाइड्रोजन का क्या मास था, 2 थे ना, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 था ना, 1 into 2, और ऑक्सीजन का तो 16 था। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 2/16 इज इक्वल टू 1:8। तो यही है आपका रेशियो वाटर का। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो इस रेशियो में कंबाइन करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। कुछ मुश्किल तो है नहीं, है ना बेटा, है ना बेटा। ये इसका डेफिनेशन है, ये लर्न कर लेना। इन 1794 J.L. प्रोस्ट स्टेट दिस। ये लॉ किसने स्टेट किया, प्रोस्ट किया है। देखो इनका पिक्चर भी दिया है,
पूरा नहीं दिखेगा पर दिख रहा होगा, देखो आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, यही था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बहुत इजी, बहुत बढ़िया। एक रिकैप लेते हैं। चलो मैं आपको एक स्टोरी से भी समझाता हूँ। चलो सपोज करो एक ब्लैंक पेज लेते हैं ना, चलो इधर लिख देता हूँ। चलो सपोज करो बेटा, हमने कौन से 3 लॉ पढ़े। देखो ये केमिस्ट्री है ना, ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के है कितने? 3 लॉस। पहला लॉ है आपका, क्या है? याद करो लॉ याद करो फटाफट। क्या याद आया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि जो इसमें क्या पढ़ा था? याद कर बेटा, फटाफट याद कर। बोल, याद आया? फटाफट कमेंट में लिख के दे। याद आया क्या? आया। चलो इसमें हमने ये बोला था कि जब एक रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो उसका जो कंपोजिशन होता है उसके एलिमेंट्स के बराबर होता है। जैसे कि हमने देखा था H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों में कोई प्रपोर्शन में नहीं चेंज हुआ ना, तो यही केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ। दूसरा आपका लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना? इसमें हमने देखा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा लॉ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसमें हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स का प्रपोर्शन होता है उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि वाटर में 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये थे आपके 3 लॉस, है ना? तो अभी ये मैं आशा करता हूँ कि आपको याद रहेगा, ये तीनों लॉ याद रहेंगे, ठीक है ना? नोट कर लो, ये अपने नोटबुक में नोट कर लो जो मैंने बनाया है। कर लिया नोट? अभी वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, वो इतना हम नहीं पढ़ेंगे। हमने देखा था 1:8 होता है ना 1:8। वही हमें दूसरा एग्जांपल दिया है कॉपर का और ऑक्सीजन का। देख लो, कॉपर और ऑक्सीजन का, कॉपर का होता है 63.5, ऑक्सीजन का होता है 60। हमने डिवाइड किया तो ये मिलता है 3.968:1। अप्रॉक्सीमेट है 4:1। तो ऐसे आप कोई भी ले लो। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हाइड्रोजन HCl का मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं आपको देता हूँ होमवर्क, इतना चलेगा कि और दूँ? चलो दे ही देता हूँ। क्या हो गया? CO का ये 2 आपके होमवर्क है, मुझे इनके प्रपोर्शन ढूंढ के दो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों लॉ पढ़ लिए। जो चैप्टर का मेन पार्ट था वो हमने क्या कर दिया बेटा? खत्म। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एटम। जो आपका ये एटम होता है ना, ये न्यूक्लियस बीच में होता है, ये शेल्स होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपका एटम का साइज। चलो हम पढ़ते हैं। देखो एटम का साइज हम कैसे डिटरमिन करेंगे। देखो ये मेरा एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा ये एटम का होगा साइज। मतलब कि जो साइज होता है आपके एटम का वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। इसको, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस।
क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ठीक है ना? अभी आपके मन में एक डाउट आएगा, आपके मन में एक डाउट आएगा कि भैया अगर हम सोडियम का एटम देखें, बड़ा अगर हम सोडियम का एटम देखें तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है, बला 11। तो इस सोडियम के पास कितने, क्या आउटर मोस्ट शेल, हम पता है ना शेल को नेमिंग करते हैं एल एम। तो अगर ये आपका सोडियम है, ये सोडियम है, तो इसके पास 1 और 2, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। वहीं पर मैं ले लूँ मैग्नीशियम, ये आपका मैग्नीशियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल यही होगा, एम ही होगा ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, किसका एटॉमिक साइज बड़ा है? किसका एटॉमिक साइज बड़ा है? आप बोलोगे भैया अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 12 बड़ा होगा। नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो सिकुड़ने की ट्राई करेगा। वो इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलने की पूरी कोशिश, अपनी जी जान लगा देगा। अभी मुझे एक बात बताओ, इधर 11 जन है, इधर 12 जन है, तो टग ऑफ वॉर कौन जीतेगा? टग ऑफ वॉर 12 जन वाले जीतेंगे। तो ये सिकुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियस से थोड़ा पास आ जाएगा, समझ रहे हो? ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा। तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली एटॉमिक साइज बड़ा होगा सोडियम का। मतलब कि इफ the outermost shell of 2 elements is one and the same, then the atom which has less number of electrons, size of that atom is bigger. आई मेरी बात समझ में? तो यही है कंसेप्ट। The size of an atom is determined by its radius. Atomic radius is the distance from the nucleus to the outermost shell. याद रहेगा, न्यूक्लियस से जो outermost shell होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियस। सर्कल्स में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, हम राउंडर लेते हैं, हम एक रेडियस लेते हैं और ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वही है इसका रेडियस। ठीक है ना? Modern instruments like electron microscope and field ion microscope are used. हाँ, एटम्स बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम। अभी उन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो ना देख पाए, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या तो फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। इधर एक पिक्चर भी है, ध्यान से देखो, ये पिक्चर, ये फील्ड आयन माइक्रोस्कोप से लिया गया पिक्चर है। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, ये फिर ये हो गया, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो एटम है। ठीक है ना? ठीक है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में? एटॉमिक साइज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये हमने देख लिया। अगर आउटर मोस्ट शेल दोनों एटम का सेम है तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो बड़ा होगा। आई बात समझ में? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बात समझ में आएगी। मैं डंक के चोट में बोलता हूँ कि मेरे जैसा अच्छा पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने साइज ऑफ एन एटम देख लिया, अभी हम देखेंगे मास ऑफ एन एटम। भैया मास ऑफ एन एटम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, एक होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, और एक होता है एटॉमिक नंबर। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं
बड़े लेटर ए से और एटॉमिक नंबर को Z। एटॉमिक नंबर होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम में इक्वल होते हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। आपको पता होगा नहीं पता होगा, पर एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। एटम इज न्यूट्रल, इक्वल नेगेटिव चार्ज इक्वल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एटम न्यूट्रल होता है। आयन अलग चीज़ है, हाँ बेटा आयन अलग चीज़ है। आयन आपने सुना होगा, आयन में एक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास नंबर होता है आपका, क्या होता है एटॉमिक मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो बेटा, ये मेरा एटम है, अभी इस एटम में ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको ही गिना जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आपके, इनका वेट नेग्लिजिबल होता है। इनका वेट क्या होता है? नेग्लिजिबल, इनको कोई सम्मान ही नहीं दिया जाता। तो जो एटम का मास होता है वो सेंटर में होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए जब भी हम मास ऑफ एन एटम करते हैं, फाइंड करते हैं, तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक केमिस्ट्री। अभी हम पढ़ते हैं The mass of an atom is concentrated in nucleus, which is due to protons and neutrons. ये मैंने समझा दिया। They are together called nucleon, ठीक है ना। Protons और neutrons together are called nucleon. In 19th century, concept of relative mass was put forth. इसका मतलब क्या है भैया? भैया देख, एटम का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। आप कोई भी वेइंग मशीन में उसको मेजर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि अभी वो स्पेसिफिक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी। हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। उस ज़माने में एटम को मेजर करने का कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो तब सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लेंगे रिलेटिव मास। उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, उसका मास हम ले लेते हैं 1। उन्होंने कहा हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, तो उसका हम मास ले लेंगे 1, ठीक है। उसका मास लिया इन लोगों ने 1। अभी उन्होंने देखा हीलियम का एटॉमिक मास नंबर है 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है। तो उन्होंने बोला कि हीलियम हाइड्रोजन से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मास है, सॉरी। हीलियम का 4 टाइम्स ज़्यादा मास है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन का मास है 16 टाइम हाइड्रोजन से ज़्यादा। ऐसे ही लोगों ने रिलेटिव कंसेप्ट लिया जो अप्रोक्सीमेट नहीं है, सॉरी अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन एटम। वो क्या नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं है। हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द रेफरेंस एटम। वो सबसे लाइटेस्ट है, इसको 1 ले लिया, ठीक है ना। ये था आपका मास ऑफ एन एटम। नोट कर लो, फटाफट नोट करो। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो मास ऑफ एन एटम है वो अभी के ज़माने में एक्यूरेट होगा, है ना। तो ये साइंटिस्ट तो रुकते नहीं है, वो लगातार करेंगे। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अभी कौन सा मेथड और कौन सा यूनिट होगा? सोचो फटाफट सोचो, क्या यूनिट होगा? याद है क्या? याद है? देखो उसका अभी यूनिट है, टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग एन एटम। ये नहीं लिख रहा, मैं समझता हूँ। हाईली एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग एन एटम, हेंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास अभी हम ये नहीं यूज़ करते। अभी हमारे पास एक्यूरेट डेटा है, अभी हम यूज़ करते हैं डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने ये इन्वेंट किया था, इसलिए उसके नाम पर ही उसका यूनिट घोषित कर दिया।
उसको हम डिनोट करते हैं यू से, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। 1U ये याद करना आपका ज़रूरी नहीं तो भी याद कर लो। 1.6660 इंटू 10⁻⁻27 kg 1 डेल्टन। मतलब सोचो एक 10 माइनस 1 के आगे 27 जीरो लगा, मतलब कितना कितना कम मास होगा एटम का, सोचो, ठीक है ना। समझ में आ गए, आगे समझ में। तो अभी एक ये टेबल है, एक टेबल है वो देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9। ये टेबल लर्न कर लेना जी, ये टेबल लर्न कर लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी नाइट्रोजन का 14 है, क्यों? क्योंकि उसके प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन 7 है, 7 + 7 14, इजी। कार्बन के 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 6 12, इजी। कभी कभार न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर, इससे कभी कभी ऐसे भी एटॉमिक नंबर आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम आते हैं केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। पहले अभी आप जैसे पढ़ते हो ना हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन का जैसे H, क्लोरीन का Cl, वैसे थे नहीं पहले ऐसे सब सिंबल थे। हाइड्रोजन को हम ऐसे डिनोट करते थे, कॉपर को ऐसे। अभी हमारे पास IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा स्पेसिफिक यूनिट सिंबल्स दिए गए हैं एलिमेंट्स को, जैसे कि हाइड्रोजन H, हीलियम He, वो या तो फर्स्ट लेटर होते हैं या तो डबल लेटर होता है। अभी मुझे एक बात बताओ, आयरन और आयोडीन, आयरन और आयोडीन, इन दोनों के फर्स्ट लेटर सेम है, तो उन्होंने क्या किया, आयोडीन को I दे दिया। अभी आयरन का क्या करें आयरन का, तो इन्होंने इनका ग्रीक नेम ले लिया। ग्रीक नेम इसका है फेरोशियस, आयरन का ग्रीक नेम है फेरोशियस, तो उसके 2 लेटर ले लिए। अभी मुझे एक बात बताओ, ये फेरोशियस है, ये फेरोशियस, मेरा स्पेलिंग राइट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता, देख लेना। फेरोशियस का मतलब फर्स्ट लेटर भी ले सकते थे ना, क्यों उन्होंने डबल लेटर लिया, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि फर्स्ट लेटर पहले ही फ्लोरीन ने ऑक्यूपाई करके रखा है, फर्स्ट लेटर फ्लोरीन ने ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है, इसलिए हमने Fe ले लिया आयरन का, ठीक है ना। सिंपल। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंटेड बाय बेल्जियस ने एक मेथड इन्वेंट किया था, जिससे हम ये मेथड इन्वेंट किया जिससे हम सिंबल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका केमिकल सिंबल। आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल याद रखने, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हो, हाई, हेलो, लिसन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, समझ रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझ में आ रही है ना बात। तो वैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। क्या है मॉलिक्यूलर मास? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of all atoms in a single molecule is called molecular mass. देखो मुझे पता है अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, मैं हूँ ना। H2O है आपका H2O। H का क्या है, एटॉमिक मास 1 है, 2 एलिमेंट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2। O का क्या है, एटॉमिक मास 16 इज इक्वल टू 16। अभी मॉलिक्यूल का H2O, इन दोनों का ऐड कर दो, 16 + 2 18, तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट डाल्टन, इसमें भी डाल्टन यूज होता है, यू, ठीक है ना। नोट करो, फटाफट नोट कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। यही हमने देखा ना, देखो एटॉमिक मास को पहले तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दे,
फिर जो एटम्स है उनको ऐड करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर मास की फॉर्मूला है सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। ओके, तो इसी के साथ हम अपने पार्ट 1 का भी एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको सबसे बढ़िया पढ़ाया होगा, ठीक है। हमने इस पार्ट में हमने लॉस कवर कर लिए, हमने बेसिक केमिस्ट्री भी सीख ली, हमने एटॉमिक साइज सीख लिया, मास सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास सीख लिया और बहुत कुछ सीखा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, एवोगाड्रोस नंबर और वो सब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इसलिए बने रहो मेरे साथ, तब तक फोड़ना है, कहर मचाना है, आग लगा देनी है। तब तक के लिए बाय बाय।